हेलो दोस्तों। हम लोग इस लेक्चर में मैग्नेटिक लॉसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे फ्लक्स क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी क्या होता है, म्यू मैग्नेटिक परमेबिलिटी ये क्या होता है ये पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है कि नहीं ये क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, और इसके साथ साथ लॉसेस क्या होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड के लॉस को जैसे बहुत ही पॉपुलर लॉस है कोर लॉस। ठीक, कोर लॉस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, कोर लॉस में क्या क्या होता है, हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस। ठीक, इन दोनों लॉसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट काफी उन दोनों के बीच में काफी एनालॉजी होती है, दोनों काफी सिमिलर होते हैं। तो उनका कंपैरिजन करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले दो कॉलम बनाते हैं। एक साइड इलेक्ट्रिकल सर्किट लेते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट, एक साइड मैग्नेटिक सर्किट। ठीक, ये दोनों चीज। दोस्तों इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग का करंट फ्लो कराने के लिए क्या यूज करते हैं, वायर यूज करते हैं जिसमें करंट फ्लो करता है। ठीक, हम लोग वायर यूज करते हैं। मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को फ्लो कराना होता है, फ्लक्स के लिए पाथ चार्ज देना होता है, फ्लक्स को फ्लो कराने के लिए उसमें क्या यूज करते हैं, हम लोग कोर यूज करते हैं, है कि नहीं। देखा होगा ट्रांसफार्मर में देखा होगा आपने कोर, उसमें फ्लक्स मूव करती है कि नहीं, फ्लक्स, तो हम लोग कोर इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। और इलेक्ट्रिकल सर्किट में वायर यूज करते हैं, उसका कुछ रेजिस्टेंस होता है। ठीक, तो यहां पे हम लोग कोर यूज करते हैं। ठीक, फ्लक्स को मूव कराने के लिए। दोस्तों हमें पता है वायर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से लॉसेस होते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग उसमें रेजिस्टेंस होता है, इसमें क्या होता है, रिलक्टेंस होता है। ओके, है कि नहीं। तो इस रिलक्टेंस की वजह से भी कोर में भी तब लॉस होगा, है कि नहीं। कितनी सिमिलरिटीज है इन दोनों में। दोस्तों इसमें जो लॉस होता है इसको हम लोग, उसका नाम होता है, उसको हम लोग पॉपुलरली बोलते हैं कॉपर लॉस। ठीक, कॉपर लॉस या ओमिक लॉस, है कि नहीं। ठीक, इसमें जो इस लॉस को क्या किस नाम से बोलते हैं हम लोग, कोर लॉस मैग्नेटिक सर्किट में। ठीक, या और भी दूसरे नाम से जाना जाता है आयरन लॉस, आयरन लॉस भी बोला जाता है। ठीक, आयरन लॉस भी बोलते हैं हम लोग। ये किस पे डिपेंड करता है, आई स्क्वायर आर। ये लॉस जो है मेनली डिपेंड करता है करंट पे, कि वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है। ओके, ये लॉस होता है दो लॉसेस, ये कोर लॉस जो है दो लॉस से बना हुआ है। वो कौन कौन से हैं, हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस, ये दो लॉस से बने हुए हैं। ठीक, ये जो है ये लॉस तो करंट, मेनली कॉपर लॉस जो है करंट पे डिपेंड है। ये लॉस किस चीज पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कितनी फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स, कितने मैक्सिमम फ्लक्स पे ऑपरेट कर रहा है ये कोर, उसमें कितनी मैक्सिमम फ्लक्स फ्लो कर रही है उस पर डिपेंड करता है। फाइम, लेट्स से दैट इज फाइम। और किस पे डिपेंड करता है ये लॉस, ये दोनों लॉस डिपेंड करते हैं फ्रीक्वेंसी पे, किस फ्रीक्वेंसी से ये फ्लक्स चेंज हो रही है उस कोर में। ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है ये लॉस। ओके, अब दोस्तों ये जो लॉस होता है किस फॉर्म में ये लॉस होता है, ये हीट के रूप में ये लॉस होता है। आप देखते होंगे जब वायर में करंट फ्लो करता है तो वायर जो है गर्म हो जाता है, तो एक तरह से लॉस है, क्योंकि उस हीट को हम कोई यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं, वो बस वेस्ट हो जा रहा है वो हीट। ठीक, तो वो हीट के रूप में लॉस होता है। इन अ सिमिलर वे एडी करंट हिस्टेरिसिस लॉस किस रूप में ये लॉस होता है, ये दोनों के दोनों हीट में ही होते हैं। इन दोनों का काम है कोर को गर्म करना। आप देखेंगे जब ऑपरेट करता होता है, जब ऑपरेशन मोड में होता है ट्रांसफार्मर, तो आप देखेंगे कोर एकदम गर्म रहता है। वो किस वजह से, क्योंकि उसमें दो लॉस होते रहते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस, दोनों साइमल्टेनियसली होते रहते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इस चीज की, हिस्टेरिसिस और एडी करंट के लिए। ठीक, आगे उससे पहले मैंने भी जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए थे, जैसे फ्लक्स हो गया, फ्लक्स डेंसिटी हो गया, मैग्नेटिक परमेबिलिटी हो गया, इन सब के बारे में भी बात करेंगे।
तभी हमें अच्छे से, और ये एक तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को इन सब टर्म्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए एक्चुअली में है क्या, इनके फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक, तो इन सब चीजों के पहले हम बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लक्स, ठीक, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, फिर बात करेंगे परमेबिलिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। इन तीनों का एक साथ बात करेंगे। ओके दोस्तों, फ्लक्स क्या है? दोस्तों अगर मुझे बताना है कि जैसे मान लीजिए दो रीजन है, ठीक, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। दो रीजन है, ठीक, अब मुझे बताना है कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में दोनों जगह पे एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं? तो मैं कैसे बताऊंगा? कहीं मुझे कॉपी में बताना है कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स एक तो इमेजिनरी एक तो टर्म्स बना लिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स है वहां पे। ठीक, मान लीजिए फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे बना दिया मैंने। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 फ्लक्स लाइन अंदर की तरफ जा रही है कि नहीं? और वैसे ही दूसरा मान लीजिए यहां पे एक रीजन है, यहां पे क्या हुआ, यहां पे दूसरा रीजन है, यहां पे 4 मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन अंदर जा रही है। ठीक, तो अब मैं बता सकता हूं ना कि यहां पे देखने से पता चल रहा है कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, यहां पे कम है, क्योंकि दोनों मैंने एरिया जो है दोनों का मान लीजिए मैंने सेम लिया हुआ है। ठीक, मैंने एरिया जो है सेम लिया हुआ है। अब जो है ये जो रीजन का एरिया मैंने सेम लिया हुआ है, तो मैंने कह सकता हूं ना कि यहां मैग्नेटिक फील्ड यहां ज्यादा है, क्योंकि 6 फ्लक्स लाइन यहां पे 4 है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का इंपॉर्टेंस सही है। हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, कि वहां पे उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, मैग्नेटिक फ्लक्स की मदद से। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है? दोस्तों ये थोड़ा सा यूजफुल और भी इंफॉर्मेटिव वर्ड है ये जो टर्म है, ये साथ साथ ये भी बताता है कि कितने एरिया में कितनी फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ओके, मान लीजिए जो फ्लक्स लाइन है, जितनी फ्लक्स है टोटल फ्लक्स, ये मान लीजिए 5 वेबर है, या लेट्स से 5 वेबर। ओके, ये जो फ्लक्स है टोटल जो अंदर जा रही है मान लीजिए से 5 वेबर है, और इसकी एरिया जो है मान लीजिए 10 मीटर स्क्वायर है, ये टोटल एरिया। ठीक, और ये मान लीजिए कि सब सारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, ये जो है फ्लक्स लाइन जो है, और ये इसका एरिया जो है 10 मीटर स्क्वायर है। तो मुझे फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है, बी क्या हो जाएगा? फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ओके, तो ये क्या हो गया, 5 वेबर डिवाइड बाई 10 मीटर स्क्वायर, ये कितना आ गया? 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसको हम वेबर पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? टेस्ला ही बोलते हैं। तो 0.5 टेस्ला। ये क्या बता रहा है ये टर्म ये बता रहा है कि एक 1 पर मीटर स्क्वायर एरिया में कितनी फ्लक्स है। तो ये बता रहा है 0.5, इस रीजन में 0.5 वेबर जो है फ्लक्स है 1 मीटर स्क्वायर एरिया को अगर हम लेते हैं तो। ठीक, तो ये थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेटिव वर्ड है। दोनों मतलब एक तरह से सिमिलर वर्ड है, दोनों सिमिलर टर्म है, बस ये है कि एरिया को इंक्लूड कर लेता है ये वाला फ्लक्स डेंसिटी। ओके, कि 1 मीटर स्क्वायर में कितनी फ्लक्स है। अब परमेबिलिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी को एक साथ समझते हैं, ये क्या चीज है। दोस्तों H जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, इसको हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोलते हैं, इस टर्म को मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोलते हैं हम इसको। ओके, इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारा जो है एक तरह से सोर्स का काम करता है। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है ना, हम क्या अप्लाई करते हैं, इस करंट को पाने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं? वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं करंट को पाने के लिए, है कि नहीं? इस वायर में करंट फ्लो कराने के लिए, है कि नहीं? लेट्स से इसका रेजिस्टेंस R है, तो इन सिमिलर वे, इन सेम वे में हम लोग क्या करते हैं, ये अप्लाई करते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक सर्किट में, ताकि वो जो है वो, या मान लीजिए कोर है, हम मैग्नेटिक सर्किट में क्या यूज करते हैं, वायर की जगह हम लोग कोर यूज करते हैं उसमें फ्लक्स फ्लो कराने के लिए। तो फ्लक्स को जनरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, है कि नहीं? लेट्स से मान लीजिए ये देखिए,
ये मैग्नेटिक सर्किट का एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है। ठीक, मैंने करंट I दिया, ओके, कोई सोर्स से मैंने I करंट दिया, इसका टर्न N है, और ये जो मीन पाथ लेंथ है, इसका लेंथ ये L है। ठीक, ये जो लेंथ पाथ है। तो दोस्तों यहां से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? H इज इक्वल्स टू N इंटू I डिवाइड बाई L। ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स है। इसका काम क्या है? क्या काम है? यहां पे इस कोर में क्या जनरेट करेगा? फ्लक्स जनरेट करने का इसका काम है। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं करंट को जनरेट करने के लिए, वैसे ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो है इस फ्लक्स को जनरेट करेगा। ठीक, अब इस कोर में कितनी फ्लक्स जनरेट होगी, वो कौन सा टर्म बताता है? वो बताता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ओके, इस कोर का जो, मान लीजिए कोर लोहे का है, आयरन कोर है, इसकी कोई ना कोई परमेबिलिटी होगी, है कि नहीं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ये बताता है कि कितनी फ्लक्स जनरेट होगी। ये टर्म डिसाइड कर देता है। ठीक, वो कैसे? मान लीजिए इसका रिलेशन क्या होता है, हमें बहुत ही, ये रिलेशन हमें पता है, B इज इक्वल्स टू म्यू H। ओके, अब कितनी फ्लक्स डेंसिटी इस कोर में जनरेट हुई, इस कोर में कितनी फ्लक्स डेंसिटी जनरेट हुई, ये डिपेंड कर रहा है इस मटेरियल के परमेबिलिटी पे इनटू मैग्नेटाइजिंग फोर्स पे। ठीक ना? ये B जो है, ये जो है जनरेट हुआ किससे? इस मैग्नेटाइजिंग फोर्स से। अब आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी में डिफरेंस। ये मैंने अप्लाई किया है करंट दे करके, है कि नहीं? करंट दिया तो ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स जनरेट हुआ। ये मैंने अप्लाई किया है H, और हमें मिल क्या रहा है? मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, जो कि कहां पे जनरेट हुआ? इस कोर के अंदर। ये जो फील्ड है कहां जनरेट हुआ? इस कोर में जनरेट हुआ। मान लीजिए अगर मैंने ये अरेंजमेंट कोर नहीं लिया होता, मैंने एयर को कोर लिया होता, तो कैसा अरेंजमेंट होता? कुछ ऐसा होता। सिंपली ये मैंने एयर में लिया, ठीक, तो फ्लक्स कहां जनरेट होगी? एयर में, है कि नहीं? मैंने करंट I दिया, N टर्न है, यहां मैंने कोर, यहां पे जैसे मैंने कोर इस्तेमाल किया था, यहां पे मैंने कोर इस्तेमाल नहीं किया, एयर है, ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग मैंने यहां ली है, मैंने कोर नहीं लिया है। तो यहां पर रिलेशन क्या लिखेंगे हम? जो फील्ड जनरेट होगी कहां पे जनरेट होगी? एयर में जनरेट होगी, है कि नहीं? यहां पे कोर में जनरेट हो रही थी, अब यहां पे एयर में जनरेट होगी, तो हम क्या लिखेंगे? म्यू नॉट H, क्योंकि जो फ्लक्स जनरेट होगी, फ्लक्स ये कहां जनरेट होगी? एयर में जनरेट हो रही है, म्यू नॉट H। लेकिन हमें पता है कि आयरन कोर का जो म्यू होता है, आयरन कोर का जो म्यू होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट 1200 टाइम्स, 1500 टाइम्स, 2000 टाइम्स एयर के परमेबिलिटी से ज्यादा होता है कि नहीं? तो यहां पे क्या होगा? B इज इक्वल टू क्या होगा? मान लीजिए म्यू नॉट H है, तो यहां पे B कितना जनरेट होगा? B यहां पे 1200 म्यू नॉट, क्योंकि यहां की परमेबिलिटी क्या होती है? 1200, 1500, 2000 टाइम्स म्यू नॉट से ज्यादा होता है, मतलब एयर के परमेबिलिटी से ज्यादा होता है, तो वहां पे जनरेट कितना होगा? ये हम टर्म लिखेंगे। तो देखिए यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई कोर में, कितनी ज्यादा जनरेट हो रही है, लेकिन यहां पे कितना जो फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जनरेट हुई, मतलब फ्लक्स जनरेट हुई, सिर्फ म्यू नॉट है, जो कि इसके कंपैरिजन में कितनी कम है कि नहीं? क्योंकि ये जो कोर होता है ना, ये बहुत ही लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है फ्लक्स के लिए, इसलिए फ्लक्स जो है बहुत ज्यादा जनरेट होती है कोर के अंदर, इसलिए हम कोर का इस्तेमाल करते हैं। थोड़े से ही करंट में हमें ज्यादा फ्लक्स मिलती है। यहां पे क्या होगा? अगर हम कोर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो एयर जो है ना बहुत ज्यादा रिलक्टेंस ऑफर करती है, क्योंकि उनका म्यू जो है बहुत, परमेबिलिटी उनका कम होता है, ठीक? तो हमें फ्लक्स जो जनरेट होगी बहुत ही कम होगी जनरेट, वो 1200 टाइम्स और कम होगी अगर इसका परमेबिलिटी 1200 टाइम्स ज्यादा है तो, ठीक? चलिए, तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि H क्या है। ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स होता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरेट करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स इस्तेमाल करते हैं। कैसे? हम नंबर ऑफ टर्न्स मैंने दिया, लेट से N, और करंट दिया मैंने, ठीक? तो हमें क्या मिल गया? एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मिली, मैग्नेटाइजिंग फोर्स मिला हमें, ठीक? समझ में आया? चलिए अब हम बात करेंगे हिस्टैरिसीस लॉस, क्योंकि हमें ये सारे इंफॉर्मेशन हमें जरूरत थी आगे के डिस्कशन के लिए, इसलिए मैंने बता दिया आपको।
दोस्तों हिस्टेरिसिस लॉस जो है वो किस में होता है, कोर में होता है। तो हम एक कोर को ड्रॉ करते हैं। ओके, कोर का सर्किट। लेट्स से मैंने करंट आई दिया, ठीक, इसका टर्न जो है एन है, और इसमें जो है बी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इसकी बी है, इस कोर में जो जनरेट हुआ, ठीक। तो यहां पे एस की वैल्यू क्या होगी, एन आई बाई एल। एल क्या है, ये मीन पाथ, ये मीन पाथ की लेंथ है। ओके, ये हमने मैग्नेटाइजिंग फोर्स मैंने दिया इस करंट के मदद से, ठीक। और इस करंट को मैंने, एक करंट की जो वैल्यू है वो कुछ, करंट जो है साइनसॉइडल है, कुछ इस तरह का है, ठीक, ठीक, ये करंट है, ठीक, जो मैंने करंट यहां पे दिया है वो साइनसॉइडल है, ठीक ना, पाई टू पाई, पाई बाई टू। ओके, ये जो करंट है ऐसा है। अब हमें हिस्टेरिसिस लॉस को समझने के लिए हम लोग समझेंगे उससे, हिस्टेरिसिस कर्व से समझेंगे, क्योंकि हिस्टेरिसिस कर्व से हमें हिस्टेरिसिस लॉस अच्छे से समझ में आता है। चलिए दोस्तों, हिस्टेरिसिस कर्व जो होता है किसके किसके बीच में होता है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जनरेट हुई, वो उसको वाई एक्सिस पे लेते हैं, और मैग्नेटाइजिंग फोर्स के बीच में होता है, ठीक, ये एक्स एक्सिस, ये इन दोनों के बीच में ये हिस्टेरिसिस कर्व ड्रॉ होता है, ठीक। ये मैंने इतनी मैग्नेटाइजिंग फोर्स दिया तो हमें कितनी फ्लक्स फील्ड जनरेट हुई, ये बता रहा है, ठीक। तो दोस्तों हम यहां पे अपना ऑब्जर्वेशन यहां से स्टार्ट करते हैं, ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 0 से। ओके, तो दोस्तों देखिए, जब करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ना स्टार्ट होगा, है कि नहीं। ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो है इस कोर को मैग्नेटाइज करेगा, है कि नहीं, इसमें फ्लक्स, कोर में फ्लक्स जनरेट करना स्टार्ट होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी भी बढ़ेगी, है कि नहीं। तो देखिए 0 टू पाई बाई 2 करंट बढ़ रहा है। ओके, तो मैंने क्या किया, तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी भी बढ़ेगी, ठीक, 0 टू पाई बाई 2 बढ़ गई। अब जो है 0 टू पाई बाई 2 करंट बढ़ा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ा, मैग्नेटिक जो कोर जो है मैग्नेटाइज भी स्टार्ट होता है, मैग्नेटाइज मतलब इस मैग्नेटाइजिंग फोर्स से कोर जो है मैग्नेटाइज होने लगा, है कि नहीं, ऐसे मैग्नेटाइज होगा। अब क्या है, यहां से देखिए करंट जो है डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, पाई बाई 2 टू पाई, है कि नहीं। अब क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स डिक्रीज हो रहा है, तो जो कोर मैग्नेटाइज हुआ था वो भी डीमैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग फोर्स कम होना स्टार्ट हो रहा है। तो क्या होगा, वो कुछ ऐसा पाथ फॉलो कर रहा है, मैग्नेटाइज हुआ इस पाथ से, लेकिन डीमैग्नेटाइज हो रहा है तो दूसरे पाथ से डीमैग्नेटाइज हो रहा है, ये इस पाथ से, ठीक। तो अब देखिए, अब हम इस रीजन पे पाई पे करंट 0 है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स 0 है कि नहीं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स 0 हो गई पाई पे। तो लेकिन देखिए मैग्नेटाइजेशन, कोर का मैग्नेटाइजेशन अभी भी नॉन जीरो है कि नहीं, मतलब अब जो है उसको डीमैग्नेटाइज इस पाथ से होना चाहिए था, ये पाथ को फॉलो करना चाहिए था, लेकिन वो देखिए ये वाला पाथ फॉलो किया, मतलब लैग कर रहा है, इसको फॉलो नहीं कर रहा है। मींस ये बोल सकते हैं कि इसका कहना नहीं मान रहा है। ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोल रहा है 0 होना है, लेकिन ये 0 हुआ नहीं, कोर इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन बचा रह गया। अब इसको 0 करने के लिए क्या हुआ, करंट की वैल्यू देखिए निगेटिव में आने लगी, तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होगा, H निगेटिव जाएगा। अब देखिए जब निगेटिव जाएगा तो अब ये फर्दर फिर से डिक्रीज होगा इसके अंदर का मैग्नेटाइजेशन, ठीक। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे मैग्नेटाइजेशन 0 हो जाएगा, है कि नहीं, ये 0 हो गया। फिर से मैं इसको बढ़ाते गया, ठीक, 3 पाई बाई 2। अब क्या है, यहां से और मैं बढ़ाते चला गया, निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाते चला गया, तो मैग्नेटाइजेशन जो है निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता चला गया, देखिए बढ़ता चला आया, ठीक। फिर देखिए अब क्या है, मैग्नेटाइजेशन कम होना स्टार्ट हुआ, फिर से 0 की तरफ बढ़ रहा है, ठीक। तो अब कोर में जो डीमैग्नेटाइजेशन स्टार्ट होगा, कोर जो है डीमैग्नेटाइजेशन स्टार्ट होगा जब यहां से 0 की तरफ पहुंच रहा है, ये भी 0 की तरफ जाना चाहेगा। अब देखिए 2 पाई पे करंट क्या है, 0 आ गया, मतलब मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो है 0 हो चुकी है इस पॉइंट पे। लेकिन देखिए यहां पे अभी भी कोर जो है 0 नहीं हुआ, कुछ ना कुछ इसमें मैग्नेटाइजेशन बचा रह गया। फिर से यहां से कुछ मैंने क्या किया, पॉजिटिव कुछ जो है मैग्नेटाइजेशन फोर्स जो है पॉजिटिव डायरेक्शन देना स्टार्ट किया ताकि ये 0 हो जाए।
फिर मैं इसको बढ़ाते बढ़ाते चला गया यहां तक, मैग्नेटाइजेशन फोर्स फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन में फिर से बढ़ने लग गया। तो एक चीज देखिए दोस्तों, कोर जो है अब जो है मैग्नेटाइजेशन फोर्स से लैग कर रहा है, उसको फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए उसने मैग्नेटाइजेशन इस पाथ को फॉलो किया था जब जिस समय मैग्नेटाइज हो रहा था, लेकिन जब डीमैग्नेटाइज हो रहा था तो उसने ये वाला पाथ फॉलो किया। जब मैग्नेटाइजेशन फोर्स जीरो हो गई थी लेकिन इसके अंदर बचा रह गया कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन, इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी, इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। इस वाले पाथ को इतना, ये जो है इतना बचा रह गया, मतलब एक तरह से ये बोल सकते हैं जैसे हमारे घर में क्या होता है, अक्सर मम्मी पापा बोलते हैं बेटा ये सामान लेके आओ, तो बच्चा क्या करता है, आलस करता है, नहीं मम्मी थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा, क्योंकि उसका कोई इंपॉर्टेंट अपना धारावाहिक देखता होता है, कोई उसका इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आता रहता है। मम्मी वो तुरंत मार्केट में नहीं जाता है, तो मम्मी को एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती है, बोलती जाओ जल्दी लेके आओ सामान, तो मम्मी अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी लेके आ रही है, तब बच्चा जाता है कि नहीं। तो देखिए मैग्नेटाइजेशन फोर्स जीरो हो चुका, लेकिन ये जीरो नहीं हुआ, इसको एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ी इतना, तब जाके ये जीरो हुआ, है कि नहीं, क्योंकि इसका कहना नहीं मान रहा है, थोड़ा सा वो कोर जो है आलसी हो गया है, वो लैग कर रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ी, ये कौन सी फोर्स है जीरो करने के लिए, इसको बोलते हैं कोएर्सिविटी। ठीक, कोएर्सिविटी इसको बोलते हैं, कोएर्सिविटी, COER, कोएर्सिविटी। ठीक, इसको ये एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ा, इतना मैग्नेटाइजेशन फोर्स देना पड़ा इसको जीरो लाने के लिए, है कि नहीं। ये कोर जो है स्टेपबॉर्न हो गया है, मतलब आलस, इसके अंदर आलसपन आ गया है। अब इसको उतना फास्ट इसको कोर जो है रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ये जब जीरो हुआ तो ये जीरो नहीं हुआ, है कि नहीं, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। अभी जितना ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा उतना ज्यादा लॉस होता है कि नहीं। मम्मी पापा को, अगर आपको मम्मी पापा को काम करवाना है आपसे और आप एक बार कहने पे नहीं जा रहे हो, उनका कहना नहीं मान रहे हो, मम्मी पापा को फिर चिल्लाना पड़ता है जल्दी जाओ, यहां जाओ, वहां जाओ, तो उनको एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ रही है। इन सेम केस कोर जितना ज्यादा आलसी होगा उतना ज्यादा मोटा होगा, है कि नहीं, उतना ज्यादा मोटा होगा, उतनी ज्यादा आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। इसलिए आप देखते हो, आप किताबों में देखते होंगे कि ये किताबों में लिखा होता है कि अगर जितना ज्यादा मतलब हिस्टेरेसिस कर्व का जो एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा लॉस होता है। अगर मान लीजिए हिस्टेरेसिस कर्व ऐसा होता और पतला होता तो वो कोर ज्यादा अच्छा है, मतलब उसमें लॉस कम हो रहा है। ठीक ना। चलिए अब एडी करंट लॉस को देखते हैं। एडी करंट लॉस दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको मेरे ख्याल से। कुछ अगर मान लीजिए इसमें कुछ कमियां रह गई होंगी तो आप मुझको प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसको फिर से समझा दूंगा अगर आपको समझ नहीं आया। अब एडी करंट लॉस के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। एडी करंट लॉस भी जो है, हाँ एक पॉइंट और बताना चाहता हूं। जैसे ये जो हिस्टेरेसिस लॉस है ना, ये फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। जितना तेज फ्लक्स चेंज होती होगी, मतलब इस मान लीजिए मैंने करंट क्या दिया, साइनसॉइडल दिया था, है कि नहीं। इस साइनसॉइडल करंट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना लॉस बढ़ेगा, है कि नहीं। आप इस तरह समझिए कि अगर मम्मी पापा को बार बार आपको काम करवाना पड़ रहा है, बार बार जल्दी काम कि कहीं आपको कुछ काम करवाना है, तो मम्मी को जल्दी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, यहां जाओ वहां जाओ यहां जाओ, है कि नहीं। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होती है उतना ज्यादा हिस्टेरेसिस लॉस होता है कि नहीं। चलिए इन सिमिलर केस एडी करंट लॉस भी एसोसिएट है किससे, कोर लॉस से। वो कुछ ऐसा होता है। इसमें भी क्या करते हैं, कोर ड्रॉ करते हैं। मैंने करंट आई दिया, ओके, एन टर्न्स है, यहां फ्लक्स जनरेट हो रही है, ओके। तो दोस्तों एडी करंट लॉस क्यों होता है दोस्तों। एडी करंट लॉस को समझाने के लिए हमें उस लेंज लॉ का इसमें रोल आएगा, क्योंकि ये जो लॉस होता है एडी करंट लॉस, ये लेंज लॉ से रिलेटेड है। क्यों दोस्तों, हमें पता है कि मान लीजिए ये एक रिंग है, ओके। इसमें मैंने मान लीजिए एक मैग्नेट को मैंने अंदर बाहर ऐसे किया, है कि नहीं। तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, अंदर जो इसको फ्लक्स लिंक कर रही होगी वो चेंज होगी, तो इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए फ्लक्स मैंने मैग्नेट को मैं पास लेके गया, तो अंदर की डायरेक्शन में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा, तो लेंज लॉ क्या बोलता है, इंक्रीज को अपोज करेगा, इसको डिक्रीज करना चाहेगा, है कि नहीं।
तो फ्लक्स अंदर की तरफ इंक्रीज कर रही है, तो इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, ताकि उस करंट से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो फ्लक्स इस इंक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज करेगा, है कि नहीं। तो मान लीजिए मैं मैग्नेट को पास ले जा रहा हूं, तो करंट कैसे इंड्यूस होगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि उसके उस करंट के एंटी क्लॉकवाइज करंट से फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो ये फ्लक्स क्या है, इसको अपोज करेगी, है कि नहीं। तो करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। मान लीजिए मैं मैग्नेट को दूर ले जा रहा हूं, है कि नहीं, तो फ्लक्स जो है डिक्रीज हो रहा है, अंदर की डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है कि नहीं। तो करंट किधर फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, है कि नहीं, ताकि उस डिक्रीज को इंक्रीज कर सके, है कि नहीं। तो ये पता चलता है कि जब भी फ्लक्स चेंज होगी तो कुछ ना कुछ करंट इंड्यूस होता है कि नहीं। इन सिमिलर केस आप देख लीजिए, ये कोर है, ठीक, इस कोर में मैंने वाइंडिंग लपेटी हुई है कि नहीं। इस वाइंडिंग में करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट से फ्लक्स प्रोड्यूस होगी, है कि नहीं। और ये फ्लक्स जो है बार बार, क्योंकि करंट जो है साइनसॉइडल है, वो बार बार फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, अब अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड। तो ये जो है इस कोर में, ये कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया देखिए, मान लीजिए मैंने इसको कट कर दिया यहां से, तो कुछ ऐसा दिखेगा हमें कोर। मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, हमें इसको मैंने कोर को कट कर दिया, और फ्लक्स जो है ये कोर किस तरह से बना हुआ है, बहुत सारे रिंग से बना हुआ है कि नहीं। ये सॉलिड कोर है, बहुत सारी रिंग है इसमें। तो जब ये फ्लक्स जो है चेंज हो रही होगी अंदर बाहर इस कोर में, तो इसमें जो है इस कोर के अंदर करंट इंड्यूस होता है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में। तो ये जो करंट फ्लो इंड्यूस होता है, इस करंट को बोलते हैं एडी करंट, है कि नहीं। ये क्यों इंड्यूस हुआ, ताकि जो फ्लक्स चेंज हो रही है उसको अपोज करने के लिए, है कि नहीं। ये मैंने क्रॉस सेक्शनल व्यू है कोर का, मैंने यहां से कैसे कट कर दिया, और मैंने इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू मैंने बताया, ठीक। तो दोस्तों इसमें जो फ्लक्स चेंज हो रही होगी इसको अपोज करने के लिए करंट इंड्यूस होता है, उस करंट को बोलते हैं एडी करंट, है कि नहीं। ये करंट जब फ्लो करेगा तो लॉसेस होते हैं, क्योंकि कोर जो है आयरन का बना हुआ है, आयरन में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होंगे, तो जो ये करंट फ्लो करेंगे तो वो उस करंट से I² R लॉस होता है कि नहीं। ये I² लॉस क्या होगा, ये कोर को गर्म करता है। सेम केस में हिस्टेरिसिस लॉस जो मैंने बताया था, उसका भी काम है ये कोर को गर्म करना। ये दोनों लॉस जो मिलके, ये दोनों लॉस, एडी करंट लॉस प्लस हिस्टेरिसिस लॉस, दोनों को मिलके क्या बोलते हैं हम, कोर लॉस मिलते हैं। क्योंकि ये दोनों के दोनों साथ साथ ये दोनों लॉस साइमल्टेनियसली होते रहते हैं, तो इसलिए इन दोनों लॉस को मिलाकर बोलते हैं कोर लॉस या आयरन लॉस। ये दोनों जो है, इन दोनों का काम क्या है, कोर को गर्म करना, ठीक। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट, अब ये लॉस कितना होता है ये देखते हैं। दोस्तों एडी करंट लॉस जो होता है, एडी करंट लॉस होता है वो होता है के डी, या इसको सॉरी के ई, ठीक, फाई एम स्क्वायर, ठीक, ये हो गया F², ओके, और ये T², ठीक, जूल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक ठीक। तो दोस्तों यहां से एडी करंट लॉस क्या पता चला हमें कि वो किसके प्रोपोर्शनल है। एडी करंट लॉस जो है फ्लक्स के स्क्वायर प्रोपोर्शनल है, और किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के और फ्लक्स के, ठीक। जितना ज्यादा फ्लक्स उसमें ऑपरेट करेगी उतना ज्यादा एडी करंट लॉस होगा, और जितनी तेजी से फ्लक्स चेंज होगी उतना ज्यादा एडी करंट लॉस होगा, ठीक। सिमिलरली हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, वो होता है KH, ठीक, फाई एम, ठीक, ये एक कांस्टेंट है, ठीक। ये जो पावर जो है कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो होती है n की वैल्यू जो होती है 1.5 to 2.5 तक, ऐसे कुछ इसकी वैल्यू होती है, यहां से यहां तक वैरी करता है, ठीक ठीक। और ये जो फ्लक्स होता है ये F के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक ना, ये जूल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। तो दोस्तों हमें ये दो चीजें याद करें, मतलब हमें याद रखनी है, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। एडी करंट लॉस जो है F² और फाई एम स्क्वायर पे प्रोपोर्शनल है, ठीक ठीक ना। और जो हिस्टेरिसिस लॉस है
वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक, उस पर कोई पावर नहीं है। और जो φm जो है प्रोपोर्शनल किसके है, मतलब लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस किस किसके प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है किसके, φm की पावर m, और किसके प्रोपोर्शनल है, फ्लक्स के, अरे सॉरी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो ये चीजें हमें याद रखने की जरूरत है, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं कि फ्लक्स को मैंने फ्लक्स दुगना कर दिया गया और फ्रीक्वेंसी जो है हाफ कर दिया गया, तो लॉसेस क्या हुआ, हाफ हुआ, डबल हुआ, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमें याद करने की जरूरत है। पूरा फॉर्मूला आप ना भी याद करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको याद रख लीजिएगा कि ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, एडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के और फ्लक्स के स्क्वायर के, ठीक। दोस्तों इसको याद करने का तरीका सबसे अच्छा है, क्योंकि हमेशा क्या होता है, भूल जाता है कि कौन सा फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर प्रोपोर्शनल था, कौन सा सिर्फ फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल था। तो आप ऐसे याद करिए, एडी 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 का प्रोनाउंसिएशन आप करते हैं तो एडी, इसमें इंटेंसिटी ज्यादा लग रही है ना, और हिस्टेरिसिस मतलब इसमें इंटेंसिटी कम है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी सिर्फ इंटेंसिटी कम है, इसलिए सिर्फ ये फ्रीक्वेंसी के पावर 1 प्रोपोर्शनल है, ओके। एडी करंट उसमें इंटेंसिटी ज्यादा है, एडी, तो उसको किसके प्रोपोर्शनल है, एफ स्क्वायर के, ओके। इंटेंसिटी ज्यादा है और वो मैग्नेटिक फ्लक्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हमेशा भूल जाता है कौन सा एफ स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, कौन सा एफ के प्रोपोर्शनल था, ये हमेशा भूल जाता है। चलिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ओके। चलिए, थैंक यू।